हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेल्डिंग फोरमैन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और प्रैक्टिकली क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली भी, क्योंकि थ्योरी तो आप किसी भी वेल्डिंग फोरमैन का इंटरनेट से देख करके उसमें क्या क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आप उसको करेक्ट जो भी एक लिखना होता है वो तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो कि चेक किया जाता है, कैसे काम कराया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में एज वेल्डिंग फोरमैन काम करना चाहते हैं तो, और आपकी सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, इसमें देखिए कौन कौन लोग वेल्डिंग फोरमैन बन सकते हैं। एक तो जो लोग वेल्डर होते हैं, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस जब हो जाता है और जब एक्सपीरियंस होने के बाद उन्हीं को किसी कंपनी में जैसे एक लीड बना दिया जाता है, यानी चार्ज हैंड या फोरमैन उसी कंपनी में बना दिया जाता है, क्योंकि उनको वेल्डिंग के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाता है। और अगर वो पूरे वेल्डर्स को सुपरवाइज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन दे सकते हैं, तो कंपनी के जो सुपरवाइज़र या जो भी इंजीनियर होते हैं वो रिकमेंड करके मैनेजर से बात करके उनको प्रमोशन दे करके और वेल्डिंग फोरमैन वो लोग बन जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों में क्या है कि बिना डिप्लोमा के वेल्डिंग फोरमैन आप नहीं बन सकते हैं। जैसे जो कंपनियों का स्टैंडर्ड एक अलग होता है, तो आपके पास कम से कम डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। तो जो जिनके पास मैकेनिकल से डिप्लोमा है और आपके पास अगर इंडिया का कम से कम 4-5 साल एक्सपीरियंस रहेगा, तभी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको वेल्डिंग फोरमैन का पोजीशन मिलेगा। तो आप अगर डिप्लोमा किया है वेल्डिंग फील्ड में, अगर आपने काम कर लिया एज ए वेल्डिंग सुपरवाइज़र या इंजीनियर भी, लेकिन यहाँ के लिए वेल्डिंग फोरमैन में आप ट्राई कर सकते हैं या वेल्डिंग सुपरवाइज़र में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो फोरमैन का बात हो रहा है तो मैं फोरमैन का बात करूँगा और इसका ड्यूटी क्या क्या होता है वो भी बताऊँगा। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट भी हैं सिंपल किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास अगर वेल्डिंग लाइन का एक्सपीरियंस है, तो भी आप वेल्डिंग फोरमैन में ट्राई कर सकते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। लेकिन यहाँ आने के लिए आपके पास इंडिया का कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। यानी कि अगर आप वेल्डिंग फोरमैन में यहाँ पे आते हैं तो आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेशली। तो आपका जो ड्यूटी होता है, सबसे पहले तो आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपका जो भी सीनियर हो, चाहे वो वेल्डिंग सुपरवाइज़र हो या पाइपिंग इंजीनियर हो, मतलब आपको बताया जाएगा, आपका जो मैनेजर होगा वो आपको बताएगा कि ये आपका सीनियर है और उसके अंडर में आपको काम करना है। और उसके बाद अगर आप एक वेल्डिंग फोरमैन हैं तो आपको दे दिया जाएगा कि अगर आपके पास 20 वेल्डर हैं तो 20 वेल्डर को आपको देखना होगा। यानी कि जो आपको ड्राइंग दे दिया जाएगा, सबसे पहले आपको ड्राइंग प्रोवाइड किया जाएगा और आपको ड्राइंग के हिसाब से बता दिया जाएगा कि ये एरिया का अलग अलग जैसे पाइप रैक होता है या अलग अलग एरिया होता है, वो आपको ड्राइंग दिया जाएगा और उसके हिसाब से बोला जाएगा ये वाला आपको जॉइंट का वेल्डिंग कराना है। तो अगर आप किसी कंपनी में जैसे पाइपिंग का काम हो रहा है तो आपको पाइपिंग का जॉइंट कराना होगा, जैसे पाइप टू पाइप का जॉइंट होता है, पाइप टू फ्लैंज का जॉइंट हो गया, या पाइप टू कोई भी फिटिंग एल्बो हो गया। तो इस तरह से आपको मिलेगा ड्राइंग। और जो भी आपको वेल्डिंग कराना है तो सबसे पहले उसका फिटअप क्लियर है क्या, यानी कि फिटअप का इंस्पेक्शन हुआ है और उसका रिपोर्ट होना चाहिए। तो मतलब कोई भी जॉइंट कराने से पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि जो भी जॉइंट का फिटअप हो चुका है उसको क्यूसी ने पास किया है क्या। तो आपके पास एक मिलेगा आईटीपी जिसको बोलते हैं। एक तो ड्राइंग आपको मिल गया, दूसरा आईटीपी होता है। आईटीपी जिसको बोला जाता है इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। तो ये ज़रूरी नहीं है हर वेल्डिंग फोरमैन को मिले, या मतलब उतना ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका नॉलेज हो, लेकिन आप अपने जो आपके कंपनी का जो क्यूसी है उससे कांटेक्ट करके, उससे बात करके कौन कौन सा स्टेज पे क्या क्या इंस्पेक्शन है वो आपको पूछ लेना चाहिए। क्योंकि आप वेल्डिंग से पहले क्या क्या इंस्पेक्शन जो ज़रूरी है, जो क्लाइंट से पास होने के बाद ही आप वेल्डिंग करा सकते हैं। तो आपको पता है कि जो भी फिटअप वेल्डिंग कराना है उसका मतलब क्लाइंट से उसका इंस्पेक्शन अगर चाहिए होगा तो वो हो चुका है क्या, यानी वो इंस्पेक्शन हो चुका है क्या। और बेटर होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे फिटअप होता है वहाँ पे परमानेंट मार्कर से वो लोग अपना साइन करके और डेट के साथ वो लोग वहाँ पे साइन कर देते हैं, यानी वो फिटअप से कुछ दूरी पे। तो उससे भी आप मतलब वेल्डिंग करा सकते हैं। वो तो एक प्रूफ हो गया कि हाँ इसका इंस्पेक्शन हो चुका है जो फिटअप हुआ है उसका।
फिटअप इंस्पेक्शन हो गया, वहाँ पे क्यूसी ने साइन कर दिया, उसके बाद आपका काम क्या है कि आप वेल्डिंग के लिए वेल्डर को बोल सकते हैं। अब वेल्डर जब वेल्डिंग करेगा तो एज पर WPS वो वेल्डिंग करते हैं। तो WPS क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन जिसको बोला जाता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको वेल्डिंग कराना है। यानी ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि वेल्डिंग मतलब साउंड वेल्ड के लिए अच्छा वेल्डिंग करने का पूरा डायरेक्शन इसमें दिया रहेगा कि आपको अगर वेल्डिंग में रूट पास अगर आप करते हैं तो कितना करंट होना चाहिए, हॉट पास करते हैं तो करंट का जो रेंज कितना होना चाहिए, यानी उस रेंज से ज़्यादा करंट नहीं लेने का है, उससे कम नहीं लेने का है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब फाइनल कैपिंग वेल्डिंग होता है, यानी फाइनल जब वेल्डिंग होगा तो उसमें कितना करंट होना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करने का है। ठीक, तो दोस्तों अगर आप एक वेल्डिंग फोरमैन हैं तो आपको वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जनरली जो 4 प्रोसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें SMAW, GTAW, FCAW और SAW, ये 4 होते हैं। इसमें SMAW, GTAW और FCAW ये तीनों जनरली यूज़ होते हैं। और जो SAW होता है ये हेवी प्रोडक्शन के लिए, जैसे फ्लैट पोजीशन में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी जैसे वर्कशॉप में वेल्डिंग होता है तो जनरली ये FCAW जनरली यूज़ होता है किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए। और जो क्वालिटी वेल्ड होता है पाइप के लिए, तो पाइप में GTAW और रूट और हॉट पास के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। और स्मॉल बोर जो होता है यानी कम डाया का जो पाइप होता है उसमें GTAW यूज़ किया जाता है। बाकी SMAW ही यूज़ किया जाता है। बड़ा वाला जो पाइप का डाया होता है तो उसमें रूट और हॉट पास के लिए GTAW किया जाता है, और यानी आर्गन वेल्डिंग किया जाता है। और बाकी फिलअप कैपिंग जो है वो आर्क से ही किया जाता है। और प्रेशर वेसल या टैंक, इसमें भी आर्क वेल्डिंग पूरा का पूरा किया जाता है जनरली। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब बात रही कि आपके पास ड्राइंग हो गया, ड्राइंग होने के बाद ITP होना चाहिए। ITP नहीं है तो अपने QC से बात कर लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टेज पे इंस्पेक्शन है, ताकि आपको इंस्पेक्शन के बारे में पता ही नहीं है और आप वेल्डिंग कराते गए और पता चला कि इसको पहले इंस्पेक्शन कराना था उसके बाद वेल्डिंग करना था। इसीलिए फिटअप इंस्पेक्शन होने के बाद वहाँ पे आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि ये फिटअप पास है, तभी आप वहाँ पे वेल्डर को लगाइए। और आपको वेल्डिंग के बारे में नॉलेज, जैसे इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड जैसे यूज़ करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लास के वो आते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो WPS में दिया रहेगा, इसमें भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। WPS में दिया रहेगा कि आप जिस मटेरियल पे, ड्राइंग में तो दिया रहेगा कि ये जो फिटअप है वो उसमें मटेरियल कौन सा मटेरियल है, तो उसके लिए आप WPS को फॉलो करेंगे। तो WPS में उस जॉब के लिए जो WPS है उसमें कौन सा रॉड आपको यूज़ करना है, जैसे जनरली जो CS के लिए यूज़ होता है या LTCS के लिए E7018 का जो रॉड आता है, तो वेल्डिंग होता है तो उसको आपको भी मॉनिटर करना है। यानी कि अगर मान लीजिए QC जब भी चेक करने आएगा, वेल्डर कुछ भी मिस्टेक करता है तो वेल्डर को तो बोलेगा लेकिन आपको भी गाली देगा, तो इसलिए गाली बर्दाश्त करना पड़ता है। और यहाँ पे गाली का मतलब होता है कि आपको बात सुनाएगा। गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग बोलते हैं कि सुपरवाइज़र या फोरमैन जैसे गाली दे रहा है या मैनेजर आया इसको गाली दे के गया, तो गाली का मतलब क्या होता है कि वो आपको बात सुनाता है। ऐसे कुछ माँ बहन का गाली नहीं देता है, आपको मतलब बोलेगा, डांटेगा। तो आपका जो पूरा मॉनिटर करने का है, जैसे इंटरपास टेम्परेचर मेंटेन करने का है और सही इलेक्ट्रोड यूज़ करने का, दूसरा गलत इलेक्ट्रोड आप ले करके आ गए, फिर ये भी आपका जिम्मेदारी है वो चेक करने का, ताकि QC आए तो देखे कि हाँ आपको सब कुछ मालूम है, आप सही से काम करा रहे हैं। तो हर किसी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हालांकि वेल्डर को भी पता होना चाहिए कि उसको कौन सा रॉड यूज़ करने का है, लेकिन अगर वो गलती करता है, कोई दूसरा रॉड लाके और वेल्डिंग पे करने लगा, तो फिर मान लीजिए जब QC आएगा चेक करेगा, वो गलत रॉड यूज़ किया, फिर आप कहाँ पे थे। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी देखें कि वेल्डर जो रॉड यूज़ कर रहा है वो सही यूज़ कर रहा है। और WPS में ही दिया रहता है कि जो अगर आप CS का वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसका बेकिंग किया जाता है, यानी ओवन में वो हीटिंग किया जाता है। तो वो तो स्टोर में हीटिंग जितना डिग्री पे करना होता है वो लोग स्टोर में करके रखे रहते हैं, और वहाँ से ला करके वेल्डर के पास भी क्वीवर्स होते हैं, छोटे वाले, जिसको ओवन बोला जाता है, स्मॉल ओवन बोल सकते हैं या उसको क्वीवर्स बोल सकते हैं। तो वो रॉड ले करके मतलब ओवन में ही लेके आना है और उसको भी
मतलब पावर उसमें चालू रहना चाहिए। कभी कभी वेल्डर क्या करते हैं कि पावर को निकाल दिए रहते हैं और वो इलेक्ट्रोड हीट नहीं रहता है और उसी से वो लोग वेल्डिंग करते हैं। तो फिर जब क्लाइंट आएगा, चेक करेगा, पकड़ेगा, तो पूरा जॉब को क्या करता है, वहाँ पे होल्ड कर देगा। फिर वेल्डर को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा कि ऐसा किया, लेकिन उसको सुपरवाइज करने के लिए आप एक वेल्डिंग फोरमैन हैं, तो गलती तो आपकी भी होगी, आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये सब आपका जनरली काम हो गया। बाकी आप काम करते करते सब आपको पता चलते रहेगा और क्या मतलब ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। बहुत सारे साइट पे क्या है, ये सब फॉलो नहीं होता है। बस वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, फोरमैन को कोई मतलब नहीं है, बस उसको प्रोडक्शन से मतलब है। जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होता है कि आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे कि वेल्डिंग कंप्लीट हो गया। आपका सीनियर क्या करेगा, क्यूसी को ऑफर करेगा। क्यूसी आपके कंपनी का आएगा, चेक करेगा, विजुअल इंस्पेक्शन करेगा। विजुअल इंस्पेक्शन अगर पास हो गया तो फिर वो क्लाइंट को बुलाएगा अगर ज़रूरी है तो। क्लाइंट भी आएगा, चेक करेगा, अगर विजुअल ओके हो गया यानी वेल्डिंग पास है तो आप क्या करते हैं, डीपीआर एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो डीपीआर रिपोर्ट कभी कभी वेल्डिंग फोरमैन को बनाना होता है, नहीं तो ज़रूरत नहीं होता है। अगर ये डिपेंड करता है कंपनी पे, उस कंपनी में वेल्डिंग फोरमैन को अगर वो फिल करना होता है, जनरली करना ही होता है। तो डीपीआर में क्या है, आपने 20 वेल्डर आपके पास है, 20 वेल्डर अगर आपको 20 ज्वाइंट या 10 ज्वाइंट मिल करके देते हैं तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जिसपे कि इसमें सीरियल नंबर, ड्राइंग नंबर, WPS नंबर, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट के हिसाब से, कौन सा प्रोसीजर के हिसाब से वेल्डिंग हो रहा है, और वेल्ड का टाइप जैसे ग्रूव है कि फिलेट वेल्ड है, और उसके बाद वेल्डर का नंबर, ज्वाइंट नंबर, ये सब उसमें रहता है। और उसी सीरियल नंबर वाइज आप जैसे एक दिन में अगर आप 10 ज्वाइंट वेल्डिंग करा करके दे रहे हैं तो वो सारा ज्वाइंट का नंबर लिख करके और वेल्डर का नंबर लिख के और अपने साइन करके और सबमिट करेंगे अपने सीनियर को, या ऑफिस में अगर बोला जाएगा जहाँ पे आपको सबमिट करना है वो सबमिट करेंगे कि आपने इतना ज्वाइंट किया। और जब उसका इंस्पेक्शन हो जाता है तो फिर आपका काम हो गया। अगर कोई भी उसमें डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं, विजुअल में कुछ भी गड़बड़ है, तो आपको दोबारा उसको रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद वो जॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो आगे क्यूसी मतलब आपके कंपनी का जो भी सुपरवाइज़र या क्यूसी है वो लोग ऑफ़र करते हैं कुछ उस पर एनडीटी कराना हो, जैसे रेडियोग्राफी हो गया, या रेडियोग्राफी के अलावा एमपीआई हो गया या यूटी हो गया। तो इंस्पेक्शन होने के बाद अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं तो फिर आपको वो लोग खबर करेंगे और दोबारा फिर से क्या करना होता है, उस जॉइंट को रिपेयर करना होता है। ग्राइंडिंग से कटिंग किया जाता है, फिर उस डिफेक्ट को रिमूव किया जाता है और फिर उसको वेल्डिंग करके यानी रेक्टिफिकेशन किया जाता है। और फिर सेम वही प्रोसेस है कि अपने सीनियर को आप इन्फॉर्म करेंगे या क्यूसी को आप भी बुला सकते हैं, और फिर क्यूसी आएगा, विजुअल करेगा, फिर एनडीटी होगा। अगर उसके बाद ओके हो गया तो ओके हो गया, नहीं तो फिर सेम रिपीटेड ये प्रोसेस है। और साइट पे कितना वेल्डिंग मशीन चाहिए, कितने वेल्डर चाहिए, ये सब भी आपका जिम्मेदारी होता है कि अपने सीनियर को, अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि अगर जॉइंट ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा देना है, तो आप बता सकते हैं कि एक जॉइंट में 2 वेल्डर मिल करके 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं या 3 दिन में कर पा रहे हैं या 1 दिन में कर रहे हैं, टोटल इतना जॉइंट है। 1 महीना में काम अगर ख़त्म करना है, 2 महीना में करना है, आपको अगर आपके ऊपर प्रेशर रहेगा तो आप अपने सीनियर को बोल सकते हैं हमको इतना मेन पावर चाहिए और इतना वेल्डिंग मशीन चाहिए, तो हम इतना दिन में करा करके देगा। एक आपको काम करते करते आइडिया लग जाता है ना कि एक दिन में इतना जॉइंट हो रहा है। तो जनरली आपका जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि आपको वेल्डिंग का ही काम देखना है, प्रोडक्शन देना है वेल्डिंग का, और उसके साथ साथ में क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए। क्वालिटी मेंटेन होते रहेगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक निकलेगा। क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा तो फिर डिफेक्ट आ गया, मान लीजिए 5 ज्वाइंट किया गया, 5 ज्वाइंट में अगर डिफेक्ट आ गया तो फिर दोबारा 5 पे रिपेयर करना पड़ेगा, तो आपका टाइम डबल लगेगा। तो काम थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन अगर क्वालिटी मेंटेन होता है, कोई डिफेक्ट नहीं आता है, तो आपका प्रोग्रेस भी निकलेगा और क्वालिटी भी मेंटेन होते रहेगा। तो दोस्तों यही जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डिंग फोरमैन का होता है। अगर आपने वेल्डिंग लाइन में काम किया है, ग्रेजुएट हैं, तो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपका काम हो जाएगा। जो लोग डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल से, उनका तो टेक्निकल ये जो बैकग्राउंड ही यही है, तो उनका भी इजी होता है, वेल्डिंग फोरमैन बनेंगे। बाद में आप जा करके सुपरवाइज़र के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ऑटोमेटिक आप अगर वेल्डिंग फोरमैन में रहते रहते आपको नॉलेज हो गया अच्छा ड्राइंग का, तो आप पाइपिंग फोरमैन में भी या पाइपिंग सुपरवाइज़र में भी बाद में अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन वही है कि साइड पे रह के आपने कौन कौन सा काम सीखा। लोग काम सीखते हैं और फिर धीरे धीरे काम को ऑब्जर्व करके लगता है कि मुझे इससे अच्छा इसमें जाना चाहिए, तो ऐसे करके अपना थोड़ा बहुत जो रिलेटेड फील्ड है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक वेल्डिंग फोरमैन हैं तो अब रही बात कि आपकी सैलरी कितनी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हैं, यानी उनका इंडिया का 4-5 साल या 10 साल जो भी एक्सपीरियंस है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप गल्फ़ में आते हैं तो आपका सैलरी जो है वो लगभग इंडिया का करेंसी में मैं बता दे रहा हूँ 40 से 50 हज़ार रुपये तक होते हैं। 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये। और आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा गल्फ़ का, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के हिसाब से आपका जो सैलरी है 70-80 हज़ार रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं। और अगर आपके कंपनी में ओवर टाइम है, किसी किसी कंपनी में तो सैलरी फिक्स हो जाता है, अगर आपके कंपनी में ओवर टाइम है तो सैलरी आपका 1 लाख रुपए, 1,10,000, 20,000 ऐसे भी आ जाते हैं। अगर आपके कंपनी में ओवर टाइम है तो नहीं है, अगर सैलरी फिक्स है तो जो भी आपका 50 हज़ार है, 60 हज़ार है, 70 हज़ार है, 80 हज़ार है, उतना ही आप अर्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।